करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है ईपीएफ के एग्ज़ाम के लिए, ईपीएफ के एपीएफसी व ईओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। ठीक है, ये टोटल 4 कोड हैं। अभी तक हम कर चुके हैं कोड ऑन वेजेस कर चुके हैं, और जो दूसरा आईआर के जो तीनों कोड आईआर के अंदर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो तीनों कोड आते हैं वो भी हम कर चुके हैं इसी चैनल पे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, IESO इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, और तीसरा है ट्रेड यूनियन एक्ट। इसके हम तीनों पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो तीसरा कोड आज स्टार्ट होने जा रहा है इसका नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। और इसके बाद जो रह जाएगा वो रह जाएगा अपना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, ये एक कोड और है, वर्किंग कंडीशंस कोड है। ठीक है, ये चौथा कोड है, ये रह जाएगा इसके बाद। ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लगभग 2 या 3 पार्ट टोटल बन पाएंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही एक्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है इस कोड के बिहाफ पे। ठीक है, इसी पहले 1923 एक्ट होता था, अब ये सब्ज्यूम हुआ है या मर्ज हुआ है किसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हायरार्की जान लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो है ये इसका एट्रीब्यूटेड कहाँ से है। ये तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल हैं 41, 42 और 43। ठीक है, 41 जो कहता है वो कहता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन कहता है 42। ठीक है, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस कहता है 43। अब ये 41, 43 ये जाते हैं 36 से लेकर 51 तक। ये जो है वो नीति निर्देशक तत्व या बोलते हैं जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP बोलते हैं इसे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये 38 से 51 है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, हम पॉलिटिकल लेक्चर में से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल लेक्चर 2 में इसे डिस्कस कर चुके हैं अपने। तो 41 से लेके 43 के बीच में, 41 से लेके 43 के बीच में ये जो अनुच्छेद हैं या जो आर्टिकल हैं यही हमें एट्रीब्यूटेड हैं इसके सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए जो एक्ट बना है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्ट आया था इसके अंदर जो सब्ज्यूम हुआ है वो है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, या फिर बोलते हैं उसे ECA 1923। ठीक है, इसके सारे के सारे प्रोविज़न जो हैं वो लगभग सेम टू सेम ऑप्ट कर लिए हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, और कुछ चीज़ें हार्मोनाइज कर दी गई हैं अदर 9 एक्ट्स के साथ। इसके अंदर टोटल 9 एक्ट्स हैं। ठीक है, 9 एक्ट्स जो हैं उसमें से अपने एक एक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है ECA। ठीक है, तो इसमें से इस वीडियो में सिर्फ ECA कवर होगा, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में 2-2, 3-3 एक्ट एक साथ कवर हो पाएंगे। उसका रीज़न सिंपल है कि ये जो एक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा डीप भी है ये, और ये बड़ा एक्ट है ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट भी यही है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, जो कि पार्ट है अब वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का। ठीक है, तो ये इसकी अगर लेजिस्लेटिव टाइमलाइन आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये लोकसभा में जो पास हुआ वो 22 सितंबर को हुआ, राज्यसभा में 23 सितंबर 2020 को, और प्रेसिडेंशियल ने उसे असेंट जो दी। ठीक है, वो कब दी, एग्रीमेंट जो दिया इसने। ठीक है, ये दिया है 28 सितंबर 2020 को, और ये एक्ट नंबर 36 ऑफ 2020 है। ठीक है, और संतोष गंगवार जो थे वो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थे उस टाइम पे। ठीक है, इनके पास चार्ज था। 19 सितंबर 2020 की बात है ये। ठीक है, 19 सितंबर 2020 की बात है। कुल मिला के 4-5-10 दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया था। 19 तारीख को पहली बार पेश किया गया, और 28 सितंबर को ये इस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए थे। ठीक है, अगर आप इसमें पढ़ना चाहोगे तो सिंपल बात है, इसका नाम ही है सोशल सिक्योरिटी। ये किसके लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए है या वर्कर्स के लिए या लेबर क्लास के लिए है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो इसके अंदर जो सबसे मेजर एक्ट है वो एक्ट नंबर 1 जो है वो है ECA। इसके बाद अपने पढ़ेंगे EPF। ठीक है, इम्पेंडिंग जो है वो बता देता हूँ, EPF आएगा, ESIC आएगा। ठीक है, और भी ये 3 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, और इसके अलावा भी जो भी छुटपुट एक्ट होंगे वो सारे के सारे अगली वीडियोस में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, इसको आप अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, और सुनने पे ही समझ में आएगा, पढ़ने से समझ में थोड़ा कम आता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, सबसे बात है अगर कोई पूछे कि पहला स्टेप कौन सा था पूरे इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहला एक्ट आज़ादी से पहले ही स्टार्ट हो गया था, ECA 1923 था, जिसे अब सब्ज्यूम कर दिया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर। तो पहला एक्ट था। ठीक है, स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क पहला ही था ये। स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि लो बाइंडिंग। ठीक है, लो बाइंडिंग चीज़ें पहली बार ही थी। ठीक है, जो स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क मतलब स्पेशली डील करता था किसको, कंपनसेशन को। ठीक है, स्पेशली। ऐसे तो कोर्ट थे देखो, लेकिन कोर्ट जो है वो अदर चीज़ों के लिए भी थे, कंपनसेशन के लिए कुछ भी स्पेसिफिकली कुछ नहीं था। तो स्पेसिफिकली जो स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क आया वो पहली बार आया एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है,
ये स्पेशली स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क जो किसके लिए था, कंपनसेशन के लिए था, वर्कर्स के लिए, जिनको भी इंजरीज हो जाती थी या डेथ हो जाती थी जिनकी, किसमें, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग, ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग अगर कोई डेथ हो जाती थी, कोई इंजरी हो जाती थी, कोई अनेबल हो जाता था, डिसेबल हो जाता था, सॉरी अनेबल नहीं, डिसेबल हो जाता था किसी भी काम को करने के लिए, तो वो तो उसको कंपनसेशन देने के लिए एक स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसे बोला गया एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। अब वो सब्ज्यूम हो गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अपने दोनों का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेके चलेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फुल एंड फाइनल कवर होगा, इसे आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस एक्ट से पहले क्या होता था, इससे एक्ट से पहले होता था इंजर्ड वर्कर्स ओनली रिकोर्स वाज थ्रू कॉमन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब सिंपल होता है, टॉर्चरस होता था, मतलब वो, ठीक है, टॉर्चरस, उससे याद रख लीजिए, टॉर्चरस होता है। टॉर्चरस अपने आप होता था कि पहले कहते थे कि अगर आपका एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एम्प्लॉयर से आपको उसका कंपनसेशन चाहिए, तो आप प्रूफ करो कि एम्प्लॉय की गलती थी, सॉरी एम्प्लॉयर की गलती थी, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ करना पड़ेगा। और वो एक कम्बरसम टास्क होती थी बहुत ही, ठीक है, तो वैसा किया जाना पॉसिबल नहीं होता था बहुत सारी सिचुएशंस में, ठीक है। तो इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स को, इसको बोला गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मतलब टॉर्ट्स मतलब कि टॉर्चरस हो जाता था। अगर मान लो किसी को इंजरी हुई बेचारे को, ठीक है, और उसके बाद उसे कोर्ट केस भी लड़ना पड़ रहा है और उसे प्रूव करना पड़ रहा है कि एम्प्लॉयर जो है वो क्या है, पहले ही वो उसका एम्प्लॉयर है, इसका मतलब वो उससे ऊंचे दर्जे पे तो पहले ही है, ठीक है, और उसके खिलाफ एक केस लड़ना और प्रूव करना, तो वो टॉर्चरस होता था, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एंड हुआ और कौन सा आया, अब देखो इसमें लिखा हुआ है विच रिक्वायर्स द आर्डुअस टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस। हमें प्रूव करना पड़ेगा, प्रूविंग द, सॉरी, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर ने नेग्लिजेंस की है। अब भाई जो मर गया वो कैसे कैसे प्रूव करे, ठीक है, या फिर जिसका कोई जो डिसेबल हो गया वो उसके ऊपर तो ओवरबर्डन हो गया वो कि ये प्रूव भी करे, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया ना, इसमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर को सीधा बोला गया है, एम्प्लॉयर को सीधा सीधा बोला गया है कि इसको आप कॉस्ट मान लो, अपनी इनहेरेंट कॉस्ट मान लो, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही इनहेरेंट पार्ट मान लो आप इसको, ठीक है। इसमें कहा गया कि आपको बस एम्प्लॉय को कुछ हुआ और वो अगर वर्किंग प्लेस के दायरे में हुआ है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है अगर, तो आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। द एक्ट मार्क्ड ए फंडामेंटल शिफ्ट फ्रॉम द फॉल्ट बेस्ड सिस्टम, यानी कि फॉल्ट है या नहीं डजंट मैटर, टू ए प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, recognizing that the cost of workplace injury should be an inherent part of the cost of production। सीधा एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप पहले ही मान लो कि ये जो है वो कोस्ट है आपका, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप पहले ही ऐड कर लिया करो, ठीक है, आप इसको एडेड ही मान लो, हम ये चेक नहीं करने बैठेंगे कि एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस है या नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो ऑब्जेक्टिव सिंपल है, हम जो पढ़ चुके हैं वही है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉइज और देयर डिपेंडेंट्स। अगर एम्प्लॉय नहीं बचे या उनकी डेथ होगी तो किसको मिलेगा, देयर डिपेंडेंट्स, इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंजरी, ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है भाई, वर्क प्लेस पे अगर कोई डिजीज हो जाती है, लाइक कोई बंदा कोल माइंस में काम करता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कोल माइंस में कवर ना होते हो सकता है होते हो, ठीक है, कोल माइंस में काम करता है तो उसका जो है उसको एस्थमेटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा किसी केमिकल हजार्डुअस प्लेस पे काम कर रहा है तो उसको रिएक्शन होने के या किसी भी प्रकार के उसके ऑर्गन्स खराब होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो उस केस में जो भी डिसेबलमेंट होगी या बंदे की डेथ होगी, मतलब एम्प्लॉय की डेथ होगी या वर्कर की डेथ होगी, तो उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कौन देगा, उसकी फैमिली को या उसको, वो देगा ये लो, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव मेन। अब ये क्या क्या कवर करता है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करता है भाई, लॉस ऑफ वेजेस भी कवर करता है, प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट फॉर द फैमिली इन केस ऑफ फेटेलिटी, ठीक है। अगर मान लो और भी ज़्यादा कुछ होता है तो वो सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड कराता है। किसको, सेफ्टी नेट का मतलब ये नहीं कि नेट प्रोवाइड कराता है, सेफ्टी नेट मीन्स कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जिसके अकॉर्डिंग फैमिली को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले सिस्टम में, ठीक है, उसको कंपनसेशन देता है कुल मिला के। अब देखो, टू एस्टेब्लिश ए नो फोल्ड लाइबिलिटी सिस्टम, ये याद रखिएगा, ये टर्म है एक, नो फोल्ड लाइबिलिटी सिस्टम, इसको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो फोल्ड लाइबिलिटी सिस्टम क्या है, एक की इनोवेशन है, ठीक है, एक्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नो फोल्ड कंपनसेशन सिस्टम। दिस मीन्स एन एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इफ द इंजरी इज वर्क रिलेटेड। वो तो चलो सही बात है कि वर्क रिलेटेड होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एम्प्लॉयर वाज नेग्लिजेंट और एट फॉल्ट। मतलब हमें नहीं देखना कि एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस थी या उसकी गलती थी या नहीं थी, ठीक है, थी नहीं थी डजेंट मैटर, आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन आपकी जो वर्क रिलेटेड होनी चाहिए इंजरी जो हो वो क्या हो, वर्क रिलेटेड हो,
ठीक है। अभी इसके पीछे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आएंगे, बट हाँ ये नॉर्मली यही है। नॉर्मली पेपर में अगर पूछा जाएगा तो वो इसी सेंस में पूछा जाएगा कि नो फॉल्ट लायबिलिटी सिस्टम क्या है। तो नीचे बहुत सारी 4 स्टेटमेंट दी होंगी, 4 स्टेटमेंट में से एक ये होगी जो कि इसकी लिखी हुई है, और 3 और घुमा फिरा के दी होंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जिसका सेंस ये निकलता हो ना कि इंप्लॉयर की गलती हो ना हो डजेंट मैटर, अगर वर्क रिलेटेड है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई चीज हुई है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई चीज हुई है, तो जो है उसको कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है वो बंदा, ठीक है। द प्रिंसिपल सिग्निफिकेंटली इज द बर्डन ऑन द इंजर्ड वर्कर। सिंपल बात है, कोई पहले इंजर्ड है और अब उसको कहो भी हाँ भी नेग्लिजेंस प्रूफ कर, तो वो कर भी नहीं सकता, तो इसने ईज कर दिया इस प्रिंसिपल ने। अबोलिश द अर्लियर टोर्ट बेस्ड सिस्टम, तो पहले जो सिस्टम था वो टॉर्चरिंग था, टोर्ट बेस्ड सिस्टम था, जो अब शिफ्ट हो गया है नो फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम, ठीक है। टू एंश्योर स्पीडी एंड सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट। अब देखो क्या हुआ, अब ये स्ट्रक्चर जाएगी किसके पास कंपनसेशन को। भाई मेरा लेक्चर सुनोगे ना आराम से, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। कहते कि अगर किसी को स्पीडी और सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहिए, लाइक उसको कंपनसेशन चाहिए, तो वो जाएगा किसके पास, कोई बॉडी तो होनी चाहिए, तो उसके लिए होता है कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन। अब देखो लोग पूछेंगे ये कहाँ बैठता है, हमने देखा ही नहीं। तो मोस्टली स्टेट्स में जो लेबर कमिश्नर है वही कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन है, और कई जगह पे अलग से ये मतलब असाइन किया गया है काम, असाइन की गई है किसी ड्यूटी किसी भी ग्रुप ए ऑफिसर्स को, ठीक है। द एक्ट क्रिएटेड ए स्पेशलाइज्ड एंड एसेसिबल मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेटिंग क्लेम्स, मतलब अपने क्लेम्स को एडजुडिकेट करने के लिए या क्लेम फाइल करने के लिए कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन बनाया गया है। दिस वाज डिजाइन टू बाईपास द प्रोट्रैक्टेड एंड एक्सपेंसिव प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट। यानी कि हम सिविल कोर्ट जाते थे, कोर्ट में केस फाइल होता था, वो कम्बरसम टास्क हो जाती थी, लाइक उसमें हियरिंग्स होती थी, फिर प्रूव होता था, फिर मिलता था। इन्होंने भाई एक बंदा ही बना दिया, स्पेशली एक डेजिग्नेशन ही बना दिया, कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन। ये बैठा इसलिए होता है इंश्योरिंग दैट रिलीफ इज प्रोवाइडेड स्विफ्टली मतलब तेजी से, टू दोज इन नीड, जिसको जरूरत है उसको जल्दी से रिलीफ मिल सके। तो कंपनसेशन के लिए आप किसके पास जा सकते हो, कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन, ठीक है। अब देखो ये वर्क प्लेस पे सेफ्टी को भी प्रमोट करता है ये लोग, कैसे। अब एम्प्लॉयर को पता होगा कि भाई मेरा तो कभी भी नुकसान हो सकता है, मेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे अगर कुछ भी हुआ, तो वो क्या करेगा, वो वर्क प्लेस पे ध्यान रखेगा, एक्ट पावरफुल इकोनॉमिक इंसेंटिव देम टू इन्वेस्ट इन, वो इन्वेस्ट करेगा उसमें और मेंटेन करेगा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, देयर बाय हेल्पिंग टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट। भाई जिसको कंपनसेशन देना पड़ता है, जिसकी जेब से पैसा जाएगा, उसको थोड़ा सा फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर मार के भाई अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी अच्छी अच्छी। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस सिंपल है, जो हमने पढ़ा वही सिग्निफिकेंस है। ये देखो स्टैचुरी राइट बन गया, स्टैचुरी स्ट्रक्चर थी, स्टैचुरी राइट बन गया, यानी कि कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो अब रिस्क लेने से कोई थोड़ा सा डरेगा भी नहीं, ठीक है। अब एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं हो सकता किसका, इंजर्ड वर्कर का या फैमिली का। इसका स्कोप क्या है, ठीक है। इसका स्कोप है जो है वो एप्लीकेबिलिटी है वो किस पे डिफाइन होती है, एक तो नेचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पे और टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड पे ये स्कोप है। अब एप्लीकेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं किसमें, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है। पहले जो था वो तो है ही है एज इट इज, कुछ एडिशन किया गया है जो कि आपको पिंक कलर में दिख भी रहा होगा, ठीक है, आप देख पाएंगे। अब लिखा होगा कि एक्ट अप्लाइज टू ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे लागू होता है। फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सिंपल चीजें। अदर हजार्डुअस ऑक्यूपेशंस, जो भी ऑक्यूपेशंस जहां पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो सकता है वर्कर के साथ, ये इनके शेड्यूल 2 में दी गई हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। इट जनरली कवर्स एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, 10 या उससे अधिक व्यक्तियों पर ये कंपनसेशन वाला कंसेप्ट जो है या फिर एम्प्लॉइज कंपनसेशन जो है वो लागू होता है। ये पहले भी था, अब भी है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब देखो कवर्ड एम्प्लॉइज, इसमें कौन कौन से थे पहले से। द लेजिस्लेशन इज ब्रॉड इन इट्स कवरेज ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत एक ब्रॉड था, इसमें सारे आएंगे, फुल टाइम वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, टेम्परेरी, इवन कैजुअल वर्कर, एज लॉन्ग एज देयर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फॉर द पर्पज अदर देन द एम्प्लॉयर्स ट्रेड एंड बिजनेस में। बिजनेस सिंपल बात है, किसी भी तरीके से ट्रेड से या बिजनेस से वो रिलेटेड है बंदा, किसी भी तरीके से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जब तक वो रिलेटेड है या कुछ और नहीं करता, ठीक है, तब तक वो उसके दायरे में आएगा, किसके दायरे में आएगा, ईसीए के दायरे में, ईसीए यानी कि एम्प्लॉइज कंपनसेशन। द टर्म एम्प्लॉई फॉर्मली वर्कमैन, पहले वर्कमैन वर्ड यूज होता था, अब होता है,
ठीक है, एम्प्लॉई इज डिफाइंड इन सेक्शन 2(1)(n). अब सेक्शन थोड़ा चेंज होगा, ये ECA का सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत ही झंझट है याद रखने में, क्योंकि COS के सेक्शन अलग है, सेक्शन अलग है, और ECA 1923 के सेक्शन अलग है, तो ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऊपर ऊपर से जितना याद रख पाओ अच्छी बात है। द एक्ट इंक्लूड्स रेलवे सर्वेंट्स भी आते हैं इसमें, एंड एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन कैपेसिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 में इनको बताया गया है कि कौन कौन आते हैं इसमें, ठीक है। वैसे इनको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, सभी वर्कर्स आते हैं बस इसमें। अब देखो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने क्या किया, कहते हैं भाई इसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया। सिर्फ ट्रेडिशनल वर्कर, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं आएंगे, कौन आएंगे, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। अब देखो भाई गिग वर्कर कौन होते हैं, ये स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, ये जो भी हैं ये गिग वर्कर्स हैं। और गिग वर्कर्स में और कौन कौन आते हैं, लाइक कोई अपना फ्रीलांसिंग करने वाला काम हो गया, फ्रीलांसिंग जैसे कि कोई मान लो पेंटर हो गया, वो गली गली घूम के कहता है पेंट करवा लो, कुछ करवाना है तो करवा लो, ठीक है, या वो हो गया, या जैसे कुकर ठीक करने वाले आते हैं अपनी गलियों में, गैस चूल्हा ठीक करा लो, चूल्हा ठीक करा लो, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक लेमन वाला एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको याद रह पाए, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। गिग वर्कर्स वो हो गए। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हो गए जो किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, वो वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि ये स्विगी, जोमेटो, ठीक है, उबर, ओला, ठीक है, इनड्राइव, ये तो हो ही गए प्लेटफॉर्म वर्कर्स सभी के सभी। इसका मतलब सभी के सभी प्लेटफॉर्म वर्कर जो है ना, प्लेटफॉर्म वर्कर जो है ना, वो हो सकते हैं किसका, सॉरी, प्लेटफॉर्म वर्कर जो है ना, ये सभी के सभी गिग वर्कर्स हो सकते हैं। सभी के सभी क्या हो सकते हैं, गिग वर्कर्स हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म वर्कर जो है ना, वो सभी के सभी कंटेन होते हैं किसके अंदर, गिग वर्कर के अंदर। लेकिन सभी के सभी गिग वर्कर जो हैं वो कंटेन नहीं हो सकते कभी भी किसमें, प्लेटफॉर्म के, क्योंकि गिग वर्कर जो है वो बिना प्लेटफॉर्म के भी काम कर सकता है, लाइक पेंटर हो गया या गैस चूल्हा ठीक करा लो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ये आ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनको कंपनसेशन कौन देगा, इनको कंपनसेशन कौन देगा। सिंपल बात है, गिग वर्कर के लिए तो कोई एम्प्लॉयर का रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए भी नहीं है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इनके लिए ना एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया, SSF, जिसके बारे में अपने आगे बढ़ेंगे। इनको कंपनसेशन की जो जुगाड़ है वो वाला फंड करेगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा पहले एक, ठीक है, और वो रेगुलेट करेगा सोशल सिक्योरिटी फंड को, और इनको क्या मिलेगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, अगर इनको कोई भी हजार्ड होता है। ये अभी पूरी तरह से लागू नहीं है, लेकिन होगा ऐसा ही। CSS प्रोमोट्स अब देखा, ये कहता है कि रिकॉर्ड्स को कौन रखे, डिजिटाइज कर दो, ऑनलाइन कर दो क्लेम्स को, सेंट्रलाइज ट्रैकिंग। ये सिंपल बात है, डिजिटाइजेशन अपना मोदी गवर्नमेंट का मुद्दा चला ही आ रहा है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, 2015 के बाद से डिजिटाइजेशन तो इसने जस्ट ऐड किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, देखो की डेफिनेशंस, सिंपल बात है, एम्प्लॉय की होगी डेथ, एम्प्लॉय या वर्कर की होगी डेथ, तो जो है वो कंपनसेशन किसको मिलेगा, वो मिलेगा डिपेंडेंट को। डिपेंडेंट आता है 2F, सेक्शन 2F में, ठीक है, 2F में सेक्शन में आता है। सेक्शन आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट कौन होगा, सिंपल बात है, बंदा मर गया, डिसीज्ड एम्प्लॉय का, एलिजिबल फॉर कंपनसेशन अंडर चैप्टर 4, इसमें हो सकती है उसी की वाइफ हो सकती है, यानी कि उसकी विडो, ठीक है, या माइनर लेजिटिमेट, सॉरी माइनर, कोई भी माइनर होगा, माइनर यानी कि 18 से माइनस, ठीक है, 18 से लेस, लेजिटिमेट यानी कि लीगल, या फिर अडोप्टेड सन, कोई माइनर हो, माइनर लीगल या फिर अडोप्टेड सन हो। अनमैरिड डॉटर हो सकती है उसकी, अनमैरिड, ठीक है, लीगल या अडोप्टेड डॉटर हो सकती है, लेजिटिमेट मीन्स और अडोप्टेड, ठीक है, दोनों चलेंगे, ठीक है। और कोई विडोड मदर भी हो सकती है उसकी, ठीक है, विडोड मदर भी हो सकती है इसकी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए सन और डॉटर ओवर 18 हु इज इनफर्म एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉइज अर्निंग। अब देखो ये कैसे होगा भाई, ये पहले तो उन्होंने लिख दिया माइनर, ठीक है, नीचे लिख रहा है कि ये हो सकते हैं, ये लिख रहा है कि होली डिपेंडेंट। अब मैं आपको एक स्पेशल केस बता देता हूँ, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि कोई भी विकलांग हो, ठीक है, जो मेडिकली एग्जामिन करने पे ये डिफाइन होता हो कि हाँ वो डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट है, ठीक है, जैसे कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं आजकल, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया गया है कि इन सबको डिपेंडेंट ही माना जाता है, ठीक है, चाहे वो ओवर 18 ही हो। वैसे 18 क्राइटेरिया है, लेकिन ओवर 18 पे भी इनको क्या माना जाता है, डिपेंडेंट ही माना जाता है। ये स्पेशल केस है, जस्ट एक जो इसमें लिखा था, हु इज इनफर्म एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉइज अर्निंग
ओवर 18 को भी क्या माना जा सकता है, डिपेंडेंट माना जा सकता है। फर्दर इफ होली पार्टली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ डेथ, या फिर होली हो पूरी तरह से हो या पार्टली हो, टाइम ऑफ डेथ पे वो क्या हो, इंक्लूड से विडोर, विडोर यानी कि किसी अगर फीमेल वर्कर का देहांत हो गया तो उसका विडोवर यानी कि उसका पति भी हो सकता है। ए पेरेंट, ठीक है, अदर देन विडोड मदर, ठीक है। ए माइनर लेजिटिमेट्स और लेजिटिमेट डॉटर भी हो सकती है। ए मैरिड और विडोड डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं, आप जिसको सोच पा रहे हो अपने दिमाग से, ठीक है, जितना आप सोच पा रहे हो कि डिपेंडेंट कौन हो सकता है किसका, एकदम लीगली सिस्टम वैसे ही चलता है। देखो, डॉटर इफ शी इज ए माइनर ब्रदर और अनमैरिड और विडोड सिस्टर, इफ ए माइनर ए विडोड डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ भी चलेगी, ठीक है, वो भी डिपेंडेंट हो सकती है। सिंपल है कि प्रेफरेंस बेस्ड होता है इसमें, ठीक है। तो माइनर चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, सिंपल है कि अगर किसी के बेटे की डेथ होगी तो उसका बेटे का जो बेटा होगा, ठीक है, यानी कि उसका पोता जो होगा वो भी क्या होगा, डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये लंबी सारी चेन सी डिफाइन की गई, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस आपको एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कौन हो सकता है। अब एम्प्लॉयर कौन होगा, सिंपल बात है, एम्प्लॉयर अब ऐसे तो नहीं कह सकते कोई रिलायंस जियो में काम करता है तो वहीं अंबानी होगा एम्प्लॉयर, ठीक है, अंबानी तो नहीं होगा। आगे जो उसने मैनेजर रखे होंगे या जो ऑक्यूपायर रखे होंगे, ऑक्यूपायर क्या होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट देख लीजिएगा जाके, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपायर रखे होंगे यूनिट को चलाने के लिए, जिस भी यूनिट में बंदा काम करता है रिलायंस की, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अंबानी डायरेक्ट एम्प्लॉयर सबका नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयर मीन्स ए पर्सन हु एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन, किसी पर्सन के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, अपने बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे, ठीक है। वन और मोर एम्प्लॉयज इन द एस्टेब्लिशमेंट, एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। एंड इंक्लूड्स इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज फैक्ट्री, अब वो फैक्ट्री भी हो सकती है। द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री एज डिफाइंड इन द क्लोज एम ऑफ द फैक्ट्री, सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑक्यूपायर कौन होता है, ऑक्यूपायर सिंपल होता है कि जो उस फैक्ट्री को चला रहा है करंटली, मालिक जरूरी नहीं है, वो उस फैक्ट्री का मैनेजर भी हो सकता है, सीईओ भी हो सकता है, ठीक है। इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट द पर्सन हु अथॉरिटी हैज अल्टीमेट कंट्रोल, सिंपल है, जिसका कंट्रोल है अफेयर्स पे सभी एस्टेब्लिशमेंट की, वही क्या है, एम्प्लॉयर है। वेयर द अफेयर ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट एंड इंटरेस्टेड टू एनी अदर पर्सन, मान लो किसी मैनेजर को उन्होंने बागडोर संभलवा रखी है किसी मालिक ने, और मालिक गया हुआ है कनाडा, ठीक है, ऐसा होता है जनरली, ठीक है, और उनकी फैक्ट्री चल रही है, तो वो एम्प्लॉयर कौन होगा, वो मैनेजर होगा, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी भी हो सकता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं किसके अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट में, ठीक है। तो एम्प्लॉयर हो सकता है वो जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी इमीडिएट बॉस है वो आपका एम्प्लॉयर है। अब उसके बाद आता है वेजेस। वेजेस की डेफिनेशन एज इट इज आपने कोड ऑन वेजेस में जो पढ़ी थी ना, काओ में जो पढ़ी थी 2020, कोड ऑन वेजेस में जो पढ़ी थी, ठीक है, वही सेम की सेम डेफिनेशन यहाँ चिपका दी गई है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, बेसिक पे इंक्लूड है, डीए या टीए इंक्लूड है। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई सीजनल कोई काम होता है, सीजनल कोई एम्प्लॉयमेंट रहती है, ठीक है, जैसे कि बीडी वर्कर्स या कोई एग्रीकल्चर वाले, ठीक है, तो उसको रिटेन या उसको अटैच रखने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो तक इंक्लूड होगा किसमें, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, इंक्लूड होगा किसमें, वेजेस में, और बाकी सारा क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाकी इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आती है गिग वर्कर्स की डेफिनेशन, जब वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, स्विगी जोमेटो वाले, ठीक है। मीन्स ए पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन ए वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता नहीं, ठीक है, आपने सिंपल एक ऐप बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, और आप घर घर घूम के चूल्हा ठीक करते हो तब भी आप गिग वर्कर ही कहलाओगे, ठीक है। अब आता है आगे प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। अभी आपने ऊपर पढ़ा था नो फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम, नो फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम ये वही है, ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम, ठीक है, ये वही है। द कोर ऑफ दिस एक्ट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, ये बस इस वर्डिंग को याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, सेक्शन 3 में है ये। दिस सेक्शन एस्टेब्लिश द कंडीशन अंडर विच एन एम्प्लॉयर इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे, सिंपल बात है भाई, किसी को कोई प्रूव होता है नहीं होता है, अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ हुआ है तो कंपनसेशन देना होगा एम्प्लॉय को, यही लिखा होगा, अभी पढ़ लेते हैं। कंडीशन फॉर लाइबिलिटी, एन employer is liability arises when a person injury is caused to an employee by accident arising out of and in the
बस यही मेन वर्ड थे, आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो आउट ऑफ कैसे हो गया भाई, आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, अभी बताते हैं। दिस फ्रेज हैज टू क्रिटिकल कंपोनेंट्स, इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। वैसे सोचने पे आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं अभी तक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, लेकिन अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट भी है, वो देखते हैं क्या है। दिस रिफर्स टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंसिडेंट इम्प्लाइंग दैट द एम्प्लॉई वाज एट देयर जॉब ड्यूरिंग द रिक्वायर्ड आवर्स, ठीक है। मतलब वो प्रीमाइसेस में अवेलेबल था बंदा और वहां काम कर रहा था और वर्किंग आवर्स चल रहे थे। अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, this implies a causal connection between the injury and the nature of the work. The injury must be a result of a risk incidental to the duties of the job. देखो वर्किंग आवर्स हो गए खत्म, वर्किंग आवर्स हो गए खत्म, ठीक है। एक बंदा आता था 20 किलोमीटर दूर से, अपने घर से आता था, वर्किंग आवर्स तो खत्म हो गए, वो जा रहा है घर, वर्किंग आवर्स क्या हो चुके हैं, वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और अपने प्रेमाइसेस में भी क्या है, नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनसेशन मिलेगा अगर उसका रास्ते में क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है भाई। क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ क्यों, एक्सीडेंट हुआ क्यों, क्योंकि वो जा रहा था घर। घर क्यों जा रहा था, क्योंकि वो आया था घर से। आया क्यों था, आया था भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम करने के लिए, तुम्हारी ही फैक्ट्री में, तुम्हारी ही स्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। तो इसमें लिखा अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो ऐसी चीज जो एम्प्लॉयमेंट के कारण हो रही है, ठीक है। कोई ऐसी घटना जो एम्प्लॉयमेंट के कारण हो रही है। इंजरी मस्ट बी ए रिजल्ट ऑफ रिस्क इंसिडेंटल टू द ड्यूटीज फॉर द जॉब, ड्यूटीज फॉर द जॉब के लिए जो इंजरी हुई उसको, वो वो रिस्क था इंसिडेंटल, ड्यू टू किसके लिए, जॉब के लिए ही, ठीक है। आप सिंपल एक एग्जांपल लीजिए जो मैंने दिया एग्जांपल, कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट प्रेमाइसिस को या वर्क प्लेस को विजिट करता है, ठीक है, वर्क प्लेस को विजिट करता है और उसका हो जाता है एक्सीडेंट, तो वर्किंग आवर्स तो नहीं थे, ना ही प्रीमाइसेस था भाई, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि वो जो रीजन है उसके जाने का वो क्या है, वो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ही जा रहा है वहां पे, ठीक है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम, तो ये याद रखिएगा, इन और आउट, आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो एम्प्लॉयमेंट के चलते हुई, ऐसी सिचुएशन जो एम्प्लॉयमेंट के कारण अराइज हुई, ठीक है। अब आता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी सिस्टम, ये हम पढ़ चुके हैं, सिंपल है कि भाई हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस है या नहीं है। एज प्रीवियसली नोटेड, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इज स्ट्रिक्ट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रूविंग नेग्लिजेंस, प्रूव नहीं करना हमें, हमें कंपनसेशन मिलेगा। इवन ऑफ द एम्प्लॉयर हैज टेकन ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, चाहे उसने सारी प्रिकॉशंस ले रखी हो, इंसिडेंट हो गया तो उसको मिलेगा, ठीक है। चाहे अब वो ये नहीं कह सकता कि ये आलसी था, इसने गलती कर दी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते अपने, ठीक है। अब ये देखो, ये लाइन दोबारा लिखी है, इफ द एक्सीडेंट अरोज आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आउट ऑफ और इन द मतलब अराइजिंग आउट ऑफ, ठीक है, और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों सिचुएशन आपको एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दी है, आप मेरी वर्डिंग सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है एम्प्लॉयर के लिए भाई, लाइबिलिटी के लिए ऐसा नहीं होता कि हर केस में देना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं वो क्या कर रहा था भाई, बंदे ने रखी थी पी, वो ड्रिंक और ड्रग ड्रग के इन्फ्लुएंस में था, ठीक है, और उससे कोई एक्सीडेंट हो गया तो भाई उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको एम्प्लॉयर जो है वो बाध्य नहीं है देने के लिए, ठीक है, ठीक है, कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। अब मान लो विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एम्प्लॉय, एन ऑर्डर एक्सप्रेसिवली गिवन, एन ऑर्डर एक्सप्रेसिवली गिवन और टू ए रूल एक्सप्रेसिवली फ्रेम्ड, ठीक है। अब देखो सिंपल कहा गया है कि मान लो किसी रास्ते पे बोर्ड लगा रखा है बहुत बड़ा, नीचे सिग्नेचर कर रखे हैं, ठीक है, सिग्नेचर नहीं भी कर रखे हैं, जस्ट मैंने बोल दिया, ठीक है। ऐसे लिख रखा है कि डेंजर, ठीक है, डेंजर, यहाँ जाना ही नहीं, और कुछ बंदे का वहाँ इंसिडेंट हो जाता है, तो सिंपल बात है, ऑब्जेक्शन करेगा एम्प्लॉयर, वो बोलेगा कि मैंने एक्सप्रेसिवली ऑर्डर दिया था, वहाँ पर लिखा हुआ है मैंने स्पेशल, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बंदा विलफुली बार बार वहाँ जा रहा था, ओबीडियंस कर रहा, डिसओबीडियंस कर रहा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में और एक रूल बनाया गया हो कि इतने बजे के बाद काम नहीं करना, लेकिन फिर भी वो 9 बजे के बाद बैठ के और कुछ काम कर रहा था, ठीक है, तो एक्सप्रेसिवली फ्रेम्ड कोई रूल है, तो बिना किसी ऑर्डर के अगर कुछ वो कर रहा था तो उसको भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। द विलफुल रिमूवल ऑफ डिसरिगार्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, और अब देखो इसका एग्जांपल सिंपल है, कोई ड्राइवर था किसी फर्म का या किसी एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, मान लेते हैं कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और उसकी हो जाती है डेथ, तो सिंपल है वो उसकी गलती है, रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड,
उसने उतार दिया भाई हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाई, ठीक है, और हो गया एक्सीडेंट, तो इसके लिए कंपनसेशन बाध्य नहीं है भाई, कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, ये मैं आपको बता चुका हूं, बस ये नेमिंग पेंडिंग थी, ठीक है। नोशनल एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी चीज का नोशनल एक्सटेंशन जो दिमाग से सोचा जा सकता है कि हाँ हाँ ये तो सही बात है कि ये तो मिलना चाहिए, ठीक है, वैसा सा कुछ। डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन क्या होता है, जुडिशरी हैज प्रोग्रेसिवली एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड, यानी कि मैं पहले बोला था इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन बाद में मैंने क्या बोला, अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो ये जो अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है ना, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट के कारण अगर कुछ हो रहा है, तो इसी को ही, ये जो हुआ था ना अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। ये डॉक्ट्राइन दिया था कोर्ट ने, वो क्या हुआ था, क्या था, देखते हैं। कहते हैं कि वाज प्रोग्रेसली एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज। फिजिकल बाउंड्रीज सिंपल बात है, किसी अगर घर जाते टाइम एक्सीडेंट हुआ तो फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर था वो, ठीक है। मैंने लिखा था कि प्रीमाइसेस में वो नहीं है, पी लिख के काटा था, प्रीमाइसेस वो नहीं है, मैं इसलिए चीज़ें 2 बार डाली हुई हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। वर्क प्लेस से बाहर था वो, और वर्किंग आवर भी उसके पूरे हो चुके थे, ठीक है। अब दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, इज सिग्निफिकेंट रीसेंट डेवलपमेंट इन दिस एरिया इन द इंक्लूजन ऑफ कम्यूटिंग एक्सीडेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके लिए एक टर्म आ गई ऑफिशियल, कि कोई बंदा कम्यूटिंग, कम्यूटिंग का होता है आना जाना, डेली अप डाउन, ठीक है। कम्यूटिंग के दौरान, आने जाने के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आने जाने के दौरान, तो कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स को ऐड किया गया है किस डॉक्ट्राइन के तहत, ये क्वेश्चन आ सकता है। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स को, यानी कि जो डेली आता जाता बंदा है, उसको किस डॉक्ट्राइन के तहत जो है वो कंपनसेशन के लिए एलिजिबल माना जाता है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का, एक कोड हुआ देवशाला और ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ruled that an accident occurring while an employee is commuting from their residence to the place of employment, तो सिंपल बात है, उसकी सिचुएशन दी थी वो अराइज हो रही थी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा, और वापस भी जा रहा था, कैन बी कंसीडर्ड टू हैव अराइजन आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द रूलिंग वाज बेस्ड ऑन ए लिबरल एंड हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ड्रॉइंग पैरेलल विद सेक्शन 51E, ठीक है, सेक्शन 51E ESIC Act, which explicitly cover such incidents, ठीक है। The court held that as long as clear nexus between the circumstances of accident and employment can be established, sorry। अब देखिएगा, इन्होंने कहा भी क्लियर अगर रिलेशन बन सकता है, नेक्सस का मतलब रिलेशन होता है किसमें, सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सीडेंट और एम्प्लॉयमेंट में अगर रिलेशन बन सकता है किसी भी तरीके से, तो हमारे जो लॉज है ना, जो अपनों ने ईसीए बनाया है, जो कंपनसेशन, वो इतने लिबरल और हार्मोनियस तो हैं ही, इतना तो रखो कि अगर आपको क्लियर लग रहा है कि उसका एक्सीडेंट जो हुआ है वो ड्यू टू क्या हुआ है, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ही हुआ है, किसी भी तरीके का नेक्सस या रिलेशन बन पाए सर्कमस्टांसेस में, सर्कमस्टांसेस ऑफ इंसिडेंट में और एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी कि वो ईसीए के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस का नाम याद रखिएगा आप, देवशाला वर्सेस ओरिएंटल बैंक ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये आप याद रखिएगा। और किसके तहत कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स को क्या माना गया है, किस डॉक्ट्राइन के तहत, तो डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन के तहत उसे ईसीए के एक्ट के अंदर माना गया, यानी कि इंप्लॉइज कंपनसेशन के लिए एलिजिबल माना गया है, ठीक है। अब बताए कंपनसेशन फ्रेमवर्क, कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। अब भाई कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे दी जाती है, किसको क्या कहते हैं, कंपनसेशन किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी, ठीक है। ये पीडीएफ काफ़ी लंबी चौड़ी है, बट आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं तो पूरी करवा दूँगा, ठीक है। तो अपने चलते हैं अभी अपने को कंपनसेशन के बारे में पढ़ना है, तो कंपनसेशन किस हिसाब से दी जाती है। देखो, पहले सिर्फ 1923 तक थी, 2 तरह की ही डिसेबलमेंट इसमें ऐड थी, 2 तरह की डिसेबलमेंट थी, अब है टोटल 4 टाइप की, ठीक है। पहले 3 टाइप की थी, एक तरह से डेथ को इन्होंने डिसेबलमेंट काउंट कर लिया, 4 टाइप की, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखनी है, चारों कौन कौन सी हैं और इसमें क्या क्या कंपनसेशन मिलता है।
ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर अगर एक भी कोड आया, सॉरी इस कोड में से एक भी क्वेश्चन आया तो इसी सेक्शन में से आएगा, बट इसका सारा पढ़ना जरूरी है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट, अब मान लेते हैं कोई बंदा डिसेबल हुआ, मतलब 4-5 दिन के लिए काम नहीं कर पाएगा, वो 4-5 दिन के लिए वो काम नहीं कर पाएगा मान लेते हैं, तो उसको क्या कंपनसेशन देते हैं? हाँ, बस वो उसकी डिसेबलमेंट जो होनी चाहिए वो ड्यू टू क्या होनी चाहिए? ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कारण होनी चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा? ए कंडीशन वेयर द वर्कर इज इनकैपेसिटेटेड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो क्या हो गया, एक बार डिसेबल हो गया, कोई बात नहीं, इसे बोलते हैं टेम्परेरी डिसेबलमेंट, टीडी। अब शॉर्ट फॉर्म रख दिया, कोई टीडी हो गया, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया, और इसको 3 दिन से ज़्यादा हो जाएंगी उसको, ठीक है, एक्सीडिंग 3 डेज, 3 डेज से ज़्यादा वो चल गई उसकी क्या डिसेबलमेंट, तो उसको क्या मिलेगा? ठीक है, यानी कि वो अनेबल टू परफॉर्म वर्क है अब, ठीक है, घर बैठा होगा, उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेंगे 25% ऑफ वेजेस मिलेंगे बाई मंथली, यानी कि हाफ मंथली, अंटिल वर्कर गॉट रिकवर्ड। सिंपल। अगर उसका 20,000 वेजेस है, मान लेते हैं उसकी 20,000 वेजेस है, 25% यानी कि 5,000, 25% 5,000, 5,000 उसे महीने में कितनी बार मिलेंगे? 2 बार मिलेंगे, ठीक है, तो टोटल कंपनसेशन तो हो गया 50%, ठीक है, 2 टाइम्स मिलेंगे ना, टोटल कंपनसेशन तो हो गया 50%, लेकिन 5,000 करके 25% करके उसको हाफ मंथली पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो ये होगा टीडी। थोड़े दिन के लिए वो मतलब काम नहीं कर पा रहा, तो बस दैट्स इट। मतलब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म होगी, पीटीडी। ए डिसेबलमेंट दैट इनकैपेसिटेट द वर्कर फॉर ऑल वर्क शी वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखो भाई, इसमें क्या होता है, इसमें भाई किसी के दोनों हाथ कट गए, दोनों टांगे कट गई, दोनों आईज नहीं काम कर रही उसकी, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया जो परमानेंट काम हो गया भी उसका, अब वो काम तो कभी भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा भी नहीं कर पाएगा, तो ये टोटल डिसेबलमेंट उसे बोलते हैं, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, पीटीडी। इस केस में क्या मिलता है पता है? कुछ नहीं मिलता इस केस में ज़्यादा तो, ठीक है, जो भी उसके मंथली वेजेस थे, मंथली वेजेस जो उसके चले आ रहे थे, मंथली वेजेस में क्या क्या आता है, ऊपर पढ़ लेना, बेसिक प्लस टीए प्लस डीए आता है, ठीक है, टीए यानी रिटेनिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस आता है, ठीक है। मंथली वेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मंथली वेजेस का निकाल लेंगे 60%, यानी कि 60/100 कर लेंगे, और इसको रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेलेवेंट फैक्टर क्या होता है भाई? रेलेवेंट फैक्टर जो है वो दिए गए हैं शेड्यूल 4 में, ये प्री डिसाइडेड फैक्टर है, अपने इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बस आपको ये याद रखना है कि जितनी एज जो होगी वो कम होगी, उतना ही जो जो रेलेवेंट फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, जिसकी ज़िंदगी जितनी ज़्यादा पड़ी है अभी, उसको उससे ज़्यादा, उतनी ज़्यादा क्या ज़रूरत है? उतने ज़्यादा पैसे की उसे ज़रूरत है, उसे लाइवलीहुड की ज़रूरत है। तो जिसकी एज जितनी कम, मान लो कोई 15 साल का बंदा है ना, तो उसके लिए लगभग शायद 240 के अप्रोक्स शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। अब जैसी उसकी एज बढ़ती जाती है, 16 होती जाती है, तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि अगर कोई 65 साल का बंदा है तो उसको शायद 100 तक ही मिलता है, 100 तक ही, यानी कि उसे जीने के लिए इतने दिन डिपेंडिंग ना उसके, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एज जितनी ज़्यादा, ठीक है, उतना रेलेवेंट फैक्टर जो है वो कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये दिया गया शेड्यूल 4 में। ओके, अब आता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये क्या होता है भाई? परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, पहले आया था परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, अब आता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, पीपीडी, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो सिंपल सी बात है कि कोई बंदा है, अब उसकी कैपेसिटी कम होगी काम करने की, ठीक है, यानी कि वो स्लो हो गया है, रिड्यूसेस अर्निंग कैपेसिटी ओनली इन पार्ट, नॉट कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं हुई, लेकिन कैपेसिटी कम हो गई। इसमें आती हैं शेड्यूल्ड इंजरीज आती हैं, पार्ट 2 में दी गई है शेड्यूल 4 के एग्जाम, या लाइक कि उसका एक थंब खत्म हो गया, या उसकी एक आई नहीं काम करती, उसकी फिंगर्स में कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, इस तरह के काम आते हैं। इसमें जो क्या होता है, वेजेस जो है उसमें देखी जाती है परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि उसकी कितनी जो कैपेसिटी है वो रह गई है, ठीक है, लॉस हो गई है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है वेजेस और अर्निंग कैपेसिटी उसकी जितनी रह गई है, मान लो किसी की 50% रह गई तो 50/100 और इंटू रेलेवेंट फैक्टर, वही रेलेवेंट फैक्टर, वही सेम सीन है इसका, ठीक है। तो इसमें दिया जाता है वेजेस इंटू परसेंटेज लॉस ऑफ कैपेसिटी। ये परमानेंट पार्शियल क्या है? अब किसी को लगा परमानेंट है पार्शियल है, समझ में नहीं आ रहा, सिंपल बात है, पार्शियली वो क्या हो गया है, परमानेंटली डिसेबल हो गया है पार्शियली, ठीक है,
यानी कि वो पहले से 50% अर्निंग कर सकता है, 30% कर सकता है, 40% काम कर सकता है। उस केस में कंपनसेशन का जो कैलकुलेशन है वो क्या है, वेजेस इंटू परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इंटू रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, तो 3 तरह का। चौथा आ गया डेथ केस। डेथ केस, डेथ केस में क्या मिलता है भाई, डेथ केस होगी, ठीक है, ये मिलेगा 50% ऑफ मंथली वेजेस मिलेगा इंटू रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, 50% ऑफ मंथली इंटू रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, और ये मैक्सिमम हो सकता है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 मिनिमम, सॉरी मिनिमम, यानी कि अगर किसी का 75,000 बनता है इस हिसाब से कैलकुलेशन करके, तो उसे 1,40,000 फिर भी देने ही पड़ेंगे। यानी कि 1,40,000 से कितना ही कम बनेगा तो 1,40,000 देना पड़ेगा। इससे ऊपर कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी बार है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो देखो अब कोई देखेगा भाई इसमें क्या हुआ, इसमें 60% था भाई। ठीक है, इसमें 60% था, किसमें, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में, इसमें 50% था। तो सिंपल बात है, जो जी रहा है उसे पैसे भी देने की, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जो मर गया है वो तो एक इंसान ही कम हो गया तो उसे कम जरूरत पड़ेगी। तो 50% जो है वो डेथ केस में, और 60% जो है वो जीता रहेगा लेकिन कोई काम नहीं कर पाएगा उस केस में। तो ये 4 टाइप की है। आप इसको 2-3 बार रिपीट कर लो कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गए हमारे कंपनसेशन का कैलकुलेशन का सिस्टम जो भी होता है। ठीक है, इसमें सेम सेम चीज़ें लिखी हैं, अपने दोबारा पढ़ लेते हैं। डेथ हो गई तो हमने पढ़ा है कि 1,20,000 तक, ठीक है, मिनिमम मिनिमम 1,20,000 है। ठीक है, यानी कि जो, अगर आप नीचे जाएंगे वापस, तो हमने जो भी पढ़ा है वो क्या था, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, सॉरी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में इसमें जो मिनिमम है, मिनिमम जो है वो क्या है, 1,20,000 है। ठीक है, और डेथ केस में 1,40,000 है। ठीक है, अब चलते हैं भाई। ठीक है, कंपनसेशन इज एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉई मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। रेलेवेंट फैक्टर क्या होता है, एज बेस्ड होता है, जितनी एज कम उतना रेलेवेंट फैक्टर ज़्यादा। और अगर पीटीडी आता है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ जस्ट। इसमें 60% ऑफ मंथली वेजेस से मल्टीप्लाई होता है रेलेवेंट फैक्टर का। ठीक है, शेड्यूल 4 में रेलेवेंट फैक्टर दिए गए हैं, और इसकी होती है 1,40,000 मिनिमम। इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, पार्शियल का मतलब ये हो गया उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, तो सिंपल है, उसके वेजेस को जितना लॉस ऑफ कैपेसिटी हुआ है इसका, इससे मल्टीप्लाई करके रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, और अगर कोई बेचारा टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, 3-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए हुआ है, तो उसको 25% ऑफ वेजेस का बाई मंथली 2 बार मिलते हैं, और ये अप टू 5 ईयर्स तक ही मिलते रहेंगे, ये याद रखना। मैं इसको तभी बढ़ा रहा था, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, 5 ईयर तक ही मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है बंदा कहेगा अब तो मैं 10 साल के लिए हो गया, तो नहीं। इसका एग्जामिनेशन होता है टाइम टू टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन कराते रहते हैं कि वो ठीक हुआ या नहीं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, देखो भाई, अगर डिपेंडेंट को पैसा मिलना है, वल्नरेबल रेसिपिएंट को पैसा मिलना है, वो किस केस में मिलना है, वो यही केस में मिलना है कि इंसान, बंदा क्या हो गया, मर गया, यानी कि उसकी डेथ होगी। तो ये जो होगा ना, ये कंपनसेशन जो होगा वो पहले जाएगा कमिश्नर के पास, जो भी अमाउंट बनेगा, जो भी एम्प्लॉयर होगा वो कंपनसेशन दे देगा कमिश्नर को, क्योंकि बंदे की तो होगी डेथ, तो वो किसको दे देगा, और वो आगे कमिश्नर आगे देगा किसको, जो भी, जिसको भी कंपनसेशन प्रोवाइड करना है उसके डिपेंडेंट्स को। डिपेंडेंट खुद वो डिफाइन करेगा कि कौन सा फिट बैठता है और उसको दे देगा। लेकिन अगर मान लो कोई, किसी की डिसेबलमेंट हुई है, तो एम्प्लॉयर खुद सीधा किसको दे सकता है, एम्प्लॉय को पैसे दे सकता है, अगर वो डिसेबल हुआ है, क्योंकि वो जिंदा है ना, तो उसको दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर डिपेंडेंट का केस आएगा तो किसको देगा, पहले कमिश्नर को देगा, कमिश्नर अपने आप डिसाइड करेगा किसको देना है। दिस एक्ट एस्टेब्लिश ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ये याद रखिएगा, ये वर्ड सिंपल पूछ जाते हैं कि कमिश्नर वर्क्स एज एन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, सिविल कोर्ट और बोथ, पहला और दूसरा सही। ठीक है, तो ये सिविल कोर्ट की तरह भी काम करता है, इसमें सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स की पावर होती हैं, और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह ये काम करता है। ओके, अब देखो, कमिश्नर को ये मामला सेटल करना होता है, और 2 साल के अंदर अंदर ये क्लेम जो है वो फाइल करना होता है, या तो डिपेंडेंट करेगा उसका, या एम्प्लॉय खुद करेगा 2 साल के अंदर, नहीं तो ये लैप्स हो जाता है। ठीक है, ये फिर से देखो, मैंने जानबूझ के दोबारा छाप दिया आपके लिए। ठीक है, डेथ केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रेलेवेंट फैक्टर मिलेगा, ये शेड्यूल 4 में दिया हुआ है रेलेवेंट फैक्टर, और इसकी मिनिमम लिमिट जो है 1,20,000 है, 1,20,000 तो देने ही होंगे। ठीक है, अब आता है पीटीडी, यानी कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, यानी कि उसकी हाँ, वो बिल्कुल ही मतलब काम ही नहीं कर सकता, बट वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो उसे 60% देने होंगे, थोड़े से ज़्यादा पैसे देने होंगे। इन दोनों फॉर्मूले में बस एक ही फर्क है, यहाँ 50 है या 60 है, तो सिंपल, जिसमें मर गया उसमें 50, जिसमें जिंदा है उसमें 60, क्योंकि जिंदे को, इंसान को ज़्यादा जरूरत है पैसों की। 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रेलेवेंट एज फैक्टर शेड्यूल 4, और ये इसकी मिनिमम लिमिट है 1,40,000 देने ही होंगे। परमानेंट
पार्शियल डिसेबलमेंट, यानी कि उसका काम करने की कैपेसिटी हो गई कम, तो अपने को देखना है कि वो कितना कम हो गया, उसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कितनी कम होगी परसेंटेज में इनटू वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया थोड़े दिन के लिए, लेकिन तीन डेज से ज़्यादा होना चाहिए भाई, ये 3 डेज से ज़्यादा होने चाहिए। टीडी जो है वो 3 दिन से ज़्यादा होगी तभी कंपनसेशन मिलेगा। हाफ मंथली पेमेंट ऑफ 25% ऑफ मंथली वेजेस, यानी कि टोटल जो मिलता है वो 50% मिल जाता है मंथ का। ठीक है, अब बताइए कम्यूटिंग एक्सीडेंट को हमने देखा था कि कौन सा डॉक्ट्राइन था, डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। डॉक्ट्राइन ऑफ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है आज, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी चलती है। ठीक है, नोशनल एक्सटेंशन के तहत इसमें कम्यूटिंग एक्सीडेंट को जो क्या मान लिया गया है, ये देखो लिखा हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन के तहत इसे क्या मान लिया गया है, इसे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मान लिया गया, यानी कि कंपनसेशन के लिए पात्र मान लिया गया है। अब 2017 में एक और हुआ था भाई, एम्प्लॉयर को आते ही बताना है एम्प्लॉयज़ के राइट किसके, कंपनसेशन के, नहीं तो 50,000 रुपये फाइन लगेगा। पहले ये 1 लाख तक लग जाता है, पहले ये फाइन कितना था, 5,000 ही था। ठीक है, इसको 50,000 कर दिया गया। और हाँ, अब जो है वो किसको ऐड कर लिया गया भाई, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है वो स्टेट लेवल पे लुक आफ्टर करेगा कि इनको कंपनसेशन मैटर्स को। ठीक है, तो ये नया था, COSS में आया ये, इसलिए लिख दिया। ठीक है, अब देखो भाई, ये मैं आपको अमेंडमेंट सारे बता चुका हूँ, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, लगभग सारी बातें आ चुकी हैं। ठीक है, वैसे कहते हैं ड्यूटी टू इन्फॉर्म, ये मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, ड्यूटी टू इन्फॉर्म, ये देखो 2017 अमेंडमेंट 17A। ठीक है, कहता है ड्यूटी पे amendment introduced a crucial new obligation to employers. They are now required to inform every employee at the time of their employment of their right to compensation. बताना होगा भाई, the information must be provided both in writing, राइटिंग में भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन में भी दे सकते हो, यानी कि मेल भी कर सकते हो। जिस लैंग्वेज में एम्प्लॉय को समझ आता है उस लैंग्वेज में उसे समझा सकते हो। ठीक है, नहीं बताओगे तो 50,000 रुपये की तैयार रखना जेब में डाल के। ठीक है, अब आता है एनहेंस्ड पेनल्टीज। पेनल्टी जो है वो पहले 5,000 ही थी भाई बहुत सारे के लिए, अब वो कर दी गई है 50,000 और उसको एक्सीड किया जाता है 1 लाख तक, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जस्ट आपका रिपीट चल रहा है। अब बताए ओमिशन ऑफ 30A, दिस सेक्शन विच अलाउड द कमिश्नर टू विद होल्ड कंपनसेशन पेमेंट। ठीक है, क्या होता क्या था मैं आपको जनरली बता देता हूँ। कमिश्नर क्या करता था, अच्छा अपील करनी है आपने, अपील कहाँ होती है भाई, अपील होती है हाई कोर्ट में। ठीक है, अगर कमिश्नर से कोई चीज़ पसंद नहीं आया आपके उसका सेटलमेंट, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। पहले क्या करते हैं, जैसे हाई कोर्ट में अपील किया ना, मान लो कमिश्नर ने बोला आपको लगता है आपको मिलने चाहिए 2 लाख। ठीक है, कमिश्नर कहता नहीं हम देंगे 1 लाख। ठीक है, आप करते थे अपील, कमिश्नर ये भी रोक लेता था 1 लाख। आपको लगता है आपके बंदे 2 लाख, कमिश्नर ने बनाए 1 लाख कंपनसेशन, और जैसे ही तुम अपील करते थे कमिश्नर कहता हाँ ठीक है मैं इसको रोक लेता हूँ, क्योंकि जब फाइनल होगा तब 2 लाख इकट्ठे ले लेना, या फिर अगर कोर्ट जो फाइनल करेगा वो ले लेना अमाउंट। तो नहीं, अब ऐसा नहीं है, ये सेक्शन 30A ECA में हटा दिया गया। कहते नहीं, जितना बनाया तूने तू वो दे दे पहले भाई, ठीक है, बाकी का कोर्ट देख लेगा, सिंपल बात है। द चेंज इन हाईली बेनिफिशियल टू एम्प्लॉइज एंड इंश्योर्स दैट दे रिसीव देयर अवॉर्डेड कंपनसेशन विदाउट अनड्यू डिले कॉज्ड बाय अपील्स। ठीक है, अपील्स के कारण कुछ भी डिले नहीं होगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को और अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिले जाएंगे, ये हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, और इनका डिजिटाइज रिपोर्ट या रिकॉर्डिंग रखा जाएगा, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किसका, सभी वर्कर्स का, अनऑर्गेनाइज का, गिग का, प्लेटफॉर्म का। अब ये देखो देवशाला कोर्ट, इस केस के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। कम्यूटिंग को क्या माना गया था, कम्यूटिंग को, ट्रैवलिंग को क्या माना गया था, उसके दायरे में माना गया था डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशंस में। ठीक है, और ये दूसरा है, हाँ ये भाई अपने पढ़ चुके हैं पहले कि ये जो लॉज हैं ये क्या है, लिबरल है और हार्मोनाइजिंग है। ठीक है, तो एक केस हुआ था कमल देवी प्रसाद और महेश फोरगे वर्सेस फोरगे। इसमें क्या है, सिंपल बात है कि किसी को लगा कि मेरे कंपनसेशन को कम दिया गया है, ठीक है, कम दिया गया, लाइक मेरी लॉस ज़्यादा हुआ था और मेरे कंपनसेशन कम गया है, तो वो अपील करता है कोर्ट में और उसे 34 से 50% कर दिया जाता है। तो कोर्ट अफर्म्ड दैट कंपनसेशन मस्ट बी लिबरल एंड रिफ्लेक्टिव द एक्चुअल लॉस ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे तो ये लिखा है तो हम यही करेंगे, 40 लिखा है तो 40 ही करेंगे, भाई उसका लॉस देख भी लो थोड़ा सा, आप एनालिसिस को अपने बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो लिबरल है और एक्चुअल है, आप पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़ना हो तो, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 शेड्यूल जो हैं, अब देखो, हाँ ये मैं COSS के अकॉर्डिंग अब आपको चीज़ें बता रहा हूँ, नए कोड के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, जो शेड्यूल, जो सेकंड शेड्यूल है और 4th शेड्यूल है, ये है ECA के बारे में। ठीक है, जो टोटल 7 शेड्यूल हैं COSS के, यानी कि नए वाले कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के, उसमें से 2 है, जो दूसरा और चौथा है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ECA से रिलेटेड है। ठीक है, बस यही याद रखना है।
अब देखो इसमें क्या कहता है, कंपनसेशन मिलेगा, ये लिखा हुआ है सेक्शन 74 में COSS के, ठीक है। और कंपनसेशन अगर मान लो कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया था किसी ने प्लांटेशन में, ठीक है, प्लांटेशन में, और उस अकोमोडेशन में कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, और किसी की डेथ हो जाती है, वर्कर की डेथ हो जाती है मान लो, तो सेक्शन 75 ये कहता है कि हाउस कोलैप्स हो गया जो कि प्रोवाइड कराया गया था किसी प्लांटेशन में, ठीक है, हालांकि वो प्रोमाइसेस से बाहर है, वर्किंग आवर्स का कोई लेना देना नहीं है उसमें, ठीक है, फिर भी कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि वो हाउस किसने प्रोवाइड कराया था, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया था, ठीक है। और सेक्शन 76 कहता है कि कंपनसेशन कितना कितना मिलेगा। ये जो आपने पढ़ा ना, PTD, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, डेथ और टेम्परेरी केस में, ये चौथी बार आ रहा है। और ये देख लेना, ये सेक्शन 76 है COSS का, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन किस केस में जरूरत पड़ेगी, कोई टेम्परेरी डिसेबल हुआ है, वो अभी भी है या नहीं है, ये हर बार वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वेरीफाई कौन करेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 77 में, ठीक है। और हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय रिफ्यूज या रिस्ट्रिक्ट करता है तो उसका कंपनसेशन उसी टाइम बंद कर देंगे कि मैं नहीं कराता मेडिकल एग्जामिनेशन, वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। और ये कह सकता है इंजर्ड एम्प्लॉय को, हाँ भी मेडिकल एग्जामिनेशन करा तभी हम देंगे तेरे को कंपनसेशन, कौन, एम्प्लॉयर कह सकता है, ठीक है। और सेक्शन 78 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्टर होगा तभी, कॉन्ट्रैक्टर होगा तब भी क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर होगा तब भी कंपनसेशन मिलेगा। अब देखो वो कैसे मिलेगा, इसका सिंपल सा वे है, कोई भी अगर एम्प्लॉयर है, ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, किसको किसको देना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, लेकिन वो बाद में उसे रिकवर किससे कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टरवर्ड, बाद में वो रिकवर कर सकता है। सेक्शन 79 कहता है कि कंपनसेशन जो है अगर डेथ केस में होगा तो वो किसके पास डिपॉजिट होगा, कंपिटेंट अथॉरिटी यानी कि कमिश्नर के पास, ठीक है, मैं ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को, कमिश्नर के पास। लेकिन अगर डिसेबलमेंट हुई है तो डायरेक्टली किसको दे दोगे, एम्प्लॉय को दे दोगे आप। सेक्शन 80 क्या कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि कंपनसेशन को अटैच या असाइन कर दिया जाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरा कंपनसेशन था और किसी और को अटैच कर दिया कि चलो इसके साथ जोड़ देते हैं, इन दोनों को इकट्ठा दे देते हैं। वो ट्रांसफर असाइन नहीं किया जा सकता उस बंदे के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आज किसी एम्प्लॉय की डेथ होगी और उसकी जगह उसके बेटे ने नौकरी ले ली, ठीक है, तो वो ये एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि इसके सारे पैसे जो है वो तेरी इंप्लॉयमेंट्स के साथ जोड़ देते हैं, तेरे आपके वो जो होगा उसका अकाउंट जो है वो सेटल करना पड़ेगा उसी टाइम, ठीक है, कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर भी नहीं दे सकता। अपील सेक्शन 81, मान लो कोई जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है किसके, कमिश्नर के डिसीजन से कि भाई ये नहीं है, ये सही नहीं है, तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन मैटर जो होना चाहिए वो 10,000 से ज़्यादा का होना चाहिए और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए वो अपील आपकी सबमिट ही नहीं होगी, ठीक है, हाई कोर्ट से डील ही नहीं करेगा। अगर मान लो आपने कह दिया चलो अपील करके देख लेते हैं, क्या पता थोड़े से पैसे ज़्यादा मिल जाएं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नो अपील इफ पार्टीज एग्रीड टू कंपनसेशन अमाउंट, अब मान लो दोनों पार्टीज ने पहले एग्री कर लिया और कंपनसेशन ले लिया, 10,000 रुपये हुआ डिसाइड ले लिया, ठीक है, बाद में कह दिया नहीं नहीं मुझे 10,000 कम लग रहा है मैं तो कोर्ट जाता हूँ, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। एक बार एग्रीमेंट हो गया तो हो गया, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद आती है सोशल सिक्योरिटी फंड की बात। सोशल सिक्योरिटी फंड क्या है, ये डील करेगा भी, SSB सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनेगा एक, ठीक है, बोर्ड में सभी मेंबर्स होंगे, ठीक है, और वो किसको डील करेंगे, सोशल सिक्योरिटी फंड को संभालेंगे। सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो कहाँ से आएगा, वो किन के लिए यूज होगा, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, क्योंकि इनको कंपनसेशन देने वाला कोई भी नहीं होता ना, एम्प्लॉयर तो होता नहीं कोई डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सोशल सिक्योरिटी फंड जो मैनेज होगा SSB द्वारा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी सीमा सुरक्षा बल नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड द्वारा, ठीक है। और देखो अब देखो इनका पर्पस क्या होगा, टू फाइनेंस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, मैटरनिटी बेनिफिट देंगे, डिसेबिलिटी सपोर्ट देंगे और ओल्ड एज पेंशन देंगे, ठीक है। द कंपनसेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंजरी डेथ स्पेशली वेयर एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इज अनक्लियर और एब्सेंट, है ही नहीं एम्प्लॉयर कोई, यानी कि वही गिग वर्कर, अनऑर्गेनाइज वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए है ये सिंपल। और इसके फंडिंग सोर्सेज क्या होंगे भाई, ये लेते हैं एक तरह का सेस लेते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कंपनीज जो हैं इसे देती हैं, ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंड देंगी। और एग्रीगेटर कौन होंगे भाई, ये जो स्विगी जोमेटो वाले हैं ना, ओला उबर वाले, ये एग्रीगेटर होते हैं, ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म वाले, इनसे भी कुछ ना कुछ पैसा लिया जाएगा, ठीक है। और भी सोर्सेज हो सकते हैं इसके, पेनल्टीज और फीस, हाँ फीस जो लगेगी या पेनल्टी जो लगेगी किसी भी वर्कर को, वो भी इसका पार्ट होंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड करेंगे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे। दीज बोर्ड्स ओवरसी, ये ध्यान रखें कि इसका डिज़ाइन का, इंप्लीमेंटेशन का, मॉनिटरिंग, हाँ इसके अलावा बोर्ड क्या क्या करेगा, बोर्ड करेगा, मॉनिटर करेगा वेलफेयर स्कीम्स जो है वो सही तरीके से लागू हो रही हैं नहीं हो रही।
अब ये मैटर क्यों करता है? चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क के कारण, ठीक है, और बेचारे वल्नरेबल वर्कर्स के कारण। तो वल्नरेबल वर्कर कौन है? जो बेचारे प्लेटफॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए बोला है वल्नरेबल वर्कर्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है ईसीए के रिस्पेक्ट में, क्या पढ़ लिया है? COSS पढ़ लिया है ईसीए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगले एक्ट में अपने जो पढ़ेंगे ना, अगले एक्ट में अपने पढ़ेंगे EPFO, ठीक है, और ESIC, और एक कोई छोटा मोटा एक्ट उसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। ये सभी पार्ट रहेंगे किसके? किसके पार्ट रहेंगे? ये पार्ट रहेंगे COSS के। इसकी 2 या 3 वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है, और वो कंसोलिडेटेड आपको जितने मर्जी MCQs लगा के देख लेना, आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब उसमें से मिल जाएंगे, वैलिड क्वेश्चंस के तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तब तक इंतजार, मैं तैयारी करता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ की, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।